जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। मैंने सोचा कि इस वीकेंड की वीडियो को एक लर्निंग वीडियो बनाया जाए और आपके दिमाग में जो बहुत से बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनका एक बहुत ही सिंपल तरीके के साथ आंसर किया जाए। तो आज की वीडियो जैसे कि मैंने आपको बताया प्योरली एजुकेशनल होने वाली है और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि वो 3 सिंपल रूल्स जिसके बारे में हर इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। और वो 3 रूल्स बहुत सिंपल है बोलने में, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट को एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं ऐसे सबसे पहले रूल की जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए इन्वेस्टर। दोस्तों मान लो कि आज आपके पास 10 लाख रुपया पड़ा है और आप उसको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैं कैसे एसेट में इन्वेस्ट करूं जो मेरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दे। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स की बात करता हूं कि आपके पास 10 लाख रुपया है, लेकिन आप चाहते हो कि 6 साल के बाद आप एक 20 लाख की गाड़ी को खरीद पाए। तो 20 लाख की गाड़ी को खरीदने के लिए आपको एक ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो 6 साल में आपके पैसे को डबल कर दे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि मेरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, मुझे कहां से पता चलेगा कि अगर मैं इतनी रिटर्न बना लूंगा तो इतने साल में मेरा पैसा डबल हो जाएगा। तो सबसे पहला जो रूल है जिसको बोलते हैं 72 रूल, ये आपको बताता है कि अगर आप कितने % रिटर्न लेंगे तो कितने टाइम में आपका पैसा डबल हो जाएगा। अब मैं आपको इसको ब्रेकअप करके बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाने का ट्राई करता हूं। मान लो कि ये रूल आपको बताता है कि 72 को अगर आप अपनी रिटर्न के साथ डिवाइड करेंगे, जितना रिटर्न आपको लगता है कि आपको अपने एसेट से मिल जाएगा और जो इक्वल टू निकल के आता है वो उतने साल होते हैं जितने साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। अब मान लो कि आप एक ऐसे एसेट में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जो आपको लगता है कि आने वाले कुछ साल में आपको फिक्स 9% का रिटर्न तो देता ही रहेगा। तो अगर आपको एक ऐसा एसेट 9% का रिटर्न देता है तो आपका पैसा कितने साल में डबल होगा, तो ये रूल आपको डायरेक्टली बता सकता है। कैसे? तो 72 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 8। तो इसका मतलब 8 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा अगर आप एक ऐसे एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हो जो मिनिमम आपको 9% का रिटर्न देता रहे साल भर साल। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में वापस अपने पहले क्वेश्चन पे आता हूं कि मुझे गाड़ी खरीदनी है 6 साल बाद, जो अभी मेरे पास 10 लाख रुपया है लेकिन मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं 20 लाख रुपए की। तो मतलब कि 6 साल के बाद मुझे अपना पैसा डबल करना है। तो यहाँ पे मुझे कितनी रिटर्न चाहिए होगी? 72 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 12। तो मतलब कि अगर आपको अपना पैसा 6 साल में डबल करना है तो आपको एक ऐसे एसेट में, एक ऐसे स्टॉक में या एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जो आपको एनुअल रिटर्न मिनिमम 12% का देता रहे। तो यहां से दोस्तों ये रूल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके डिसीजन मेकिंग में और बहुत क्विकली आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कितने साल में आपको अपना पैसा डबल चाहिए और उसके हिसाब से आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है तो आप अपने रिस्क को भी एस्टिमेट कर सकते हैं। लेकिन दोनों बहुत ज्यादा लिंक होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा कि आप अपने पहले रिस्क को देखें फिर डिसाइड करें कि आपको कौन से एसेट में इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन मेंटल कैलकुलेशन के लिए 72 रूल किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है, जो बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं फिर से आपको रिकैप करके बताता हूँ। 72 डिवाइड बाय रिटर्न इक्वल्स टू वो ईयर्स आ जाते हैं कितने साल में आपका पैसा डबल हो सकता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में निकल के आता है सबसे पहले जब भी वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करता है। और ये क्वेश्चन क्या होता है कि अगर मैं अपना एक पोर्टफोलियो बनाता हूं, और हमेशा बोला जाता है कि पोर्टफोलियो बनाते टाइम आपको डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखना चाहिए। और अगर मैं बेसिक डाइवर्सिफिकेशन की बात करूं तो जो मेजर कोई भी इन्वेस्टर करता है वो ये करता है कि कितना इक्विटी में रखें, कितना डेट में रखें, ताकि आपका एक डाइवर्सिफिकेशन हो सके और आपका रिस्क थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो सके इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हर इन्वेस्टर के दिमाग में आता है वो ये निकल के आता है कि मैं कितना डेट में रखूं, कितना इक्विटी में रखूं। ये तो आपको हर आदमी बता देता है कि अगर आप रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं तो ज्यादा रिस्क लेने के लिए ज्यादा आप इक्विटी में रखें और कम रिस्क लेने के लिए ज्यादा आप डेट में रखें। तो रिस्क के साथ तो डायरेक्टली रिलेशन है डेट और इक्विटी का, लेकिन इसको हम एज के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं? एक सिंपल फॉर्मूला जो आपको बता सके कि डेट में कितना रखना चाहिए और इक्विटी में कितना परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो आपको रखना चाहिए। तो दोस्तों 100 माइनस एज वाला जो रूल है ये आपको बताता है, डायरेक्टली एक आंसर करता है इन टर्म्स ऑफ नंबर कि कितना आप डेट में रख सकते हैं, कितना आप इक्विटी में रख सकते हैं। अब मान लो कि आपकी एज 30 इयर्स है तो 100 माइनस 30 इक्वल्स टू 70।
तो ये 70 बताता है कि 70% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी इन इक्विटी एंड 30% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी इन डेट। अब मान लो यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, किसी की एज 60 इयर्स है, तो 100 माइनस 60 इक्वल्स टू 40। तो 40 बताता है कि 40% आपका इक्विटी में होना चाहिए और 60% आपका डेट में होना चाहिए। तो दोस्तों ये रूल काफी सिंपल है, आपको एक डायरेक्टली नंबर दे देता है कि आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों अगर इसके पीछे हम लॉजिक की बात करें कि लॉजिक कैसे काम करता है, अब मान लो कि जो मैंने सबसे पहला एग्जांपल लिया था 100 माइनस 30 का, जब एक एग्जांपल में उसकी एज 30 थी तो बोला गया था कि 70% आप इक्विटी में रख सकते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई आदमी यंग होता है तो यंग टाइम पे उसका रिस्क टेकिंग एपेटाइट थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, वो रिस्क थोड़ा सा ज्यादा ले सकता है, जिसके चलते बोला जाता है कि आपको इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो टाइम होराइजन इन्वेस्टमेंट का और रिस्क टेकिंग एपेटाइट थोड़ी कम होती जाती है। जैसे कि हमने सेकंड एग्जांपल लिया था 60 एज का, तो वहां पे बोला जाता था कि 40% ही बस आपको इक्विटी में रखना चाहिए, 70% आपको डेट में रखना चाहिए। तो रिस्क एपेटाइट, टाइम होराइजन और आपके गोल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये बाइफर्केशन के लिए। लेकिन 100 माइनस एज रूल आपको बहुत सिंपल तरीके से बता देता है कि कितना आपको डेट में रखना चाहिए और कितना आपको इक्विटी में रखना चाहिए ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। चलिए दोस्तों बात करते हैं तीसरे रूल की, जो आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में बहुत सिंपल तरीके से समझाता है। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं कि उनके पास पैसा तो आता है, उनके पास सैलरी आती है, लेकिन वो कैसे उसको यूटिलाइज करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन उनके माइंड में होता है कि कैसे वो इन्वेस्टमेंट करें, कितना वो बेसिक नीड्स में इन्वेस्ट करें। तो ये रूल आपको बताता है पूरा इसके बारे में, आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में। अगर मैं इस रूल के बारे में बात करूं तो इस रूल का नाम है 50-30-20 रूल। ये आपको बताता है कि आपको अपना पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज करना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लो कि आपकी सैलरी 100 रुपीज है, सारे टैक्सेस पे करने के बाद आपके पास 100 रुपीज बचता है। यहाँ पे टैक्सेस को पहले निकाल दें और सिर्फ उतना कंसीडर करें जो आपके पास टैक्स पे करने के बाद आपकी इन हैंड सैलरी निकल के आती है। अब मान लो कि आपके पास 100 रुपीज ऐसे हैं जो आपके पास इन फॉर्म ऑफ पे चेक आते हैं आफ्टर एवरी मंथ। अब इसमें से आपको खर्चा कैसा करना चाहिए? तो दोस्तों सबसे पहले दो तरीके के खर्चे होते हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। पहले होते हैं बेसिक, जिसको हम नेसेसिटी भी बोलते हैं, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे कि घर की ग्रोसरी, घर का रेंट। इसके अलावा और ऐसे बहुत से बेसिक खर्चे जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिसके ऊपर आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले जो आपका 100 रुपीज की सैलरी है उसमें से 50% आपको बेसिक नीड्स के लिए साइड में रख देना चाहिए। तो आपका जो ग्रोसरी का खर्चा है, घर के रेंट का खर्चा है, इसके अलावा जो पेट्रोल का खर्चा है जो आपको नॉर्मल कम्यूट में यूज होते हैं, ये 50 रुपीज आपको उसमें यूज करने चाहिए। और ट्राई करना चाहिए कि अपने सारी नीड्स को आप 50% के अंदर मेंटेन करके रखें। आपके नीड्स का खर्चा ये 50% से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं वांट्स की। अब ये वांट्स क्या होते हैं? तो बेसिक नीड के बाद कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ में हम जिसके ऊपर खर्चा करते हैं, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से हम उसको बहुत बार अवॉइड नहीं कर पाते। उसको अवॉइड करने के लिए शायद हमें छोटा सा इनकन्वीनियंस भी लेना पड़ता है। तो कोई ऐसी एक्टिविटी जिसको अगर आप थोड़ी सी इनकन्वीनियंस के साथ अवॉइड कर सकें तो वो आपके वांट्स में आता है। अब आपके वांट्स में आता है जैसे कि आपको कहीं ना कहीं मूवी देखने जाना है, आपको कहीं ना कहीं ट्रिप पे जाना है, आपको शॉपिंग में जाना है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी बेसिक नेसेसिटी नहीं है लेकिन आपकी जरूरतें हैं, और थोड़ी सी इनकन्वीनियंस के साथ आप उसको छोड़ भी सकते हैं। तो टोटल सैलरी में से 50% तो आपने बेसिक नीड के लिए निकाल दिया। अब बेसिक नीड के बाद आपको 30% आप अपनी टोटल सैलरी में से खर्चा कर सकते हैं वांट्स के ऊपर, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताया था। अब बचते हैं आपके 20%, जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉमन मैन के लिए कि वो उस 20% का क्या करता है। क्योंकि बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि जो 20% बचते हैं उनको वापस अपने वांट्स के ऊपर खर्चा कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। तो अब यहाँ पे क्लियरली ये रूल आपको बताता है कि 50% आपका नीड्स में गया, 30% आपका वांट्स में गया, अब आपका जो बचा है 20% वो प्योरली आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। अब यहाँ पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में दो चीजें निकल के आती हैं। पहला सेविंग्स, जहां पे आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए ताकि कभी भी कोई इमरजेंसी आए तो आपके पास कुछ ना कुछ पैसा पड़ा होना चाहिए। तो इमरजेंसी फंड के लिए आपको 20% में से कुछ एलोकेशन करना है, और जो बाकी बचा हुआ पैसा है आपको प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करना है। अब ये इन्वेस्टमेंट कैसे करना है उसके लिए मैंने अभी आपको पहले दो रूल बताए थे, आप उनका यूज कर सकते हैं। और आप 100 माइनस एज का यूज करके जो पैसा उसको डेट और इक्विटी में बाइफर्केशन कर सकते हैं, और बाकी जो 72 डिवाइडेड बाय रिटर्न है वो आपको बता सकता है कि आपको कितने टाइम में अपना पैसा डबल करना है। तो ये तीनों रूल कैसे इंटीग्रेटेड है और कैसे एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा तरीके से जुड़े हुए हैं, जो आपको एक अच्छी सेविंग करने में, एक अच्छा पर्सनल फाइनेंस प्लान करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है।
अब दोस्तों बहुत से लोग ये भी पूछना चाहते होंगे कि मेरे ऊपर लोन होता है, जो मेरा लोन रीपेमेंट आएगा वो 50-30-20 में कहाँ पे फॉल करेगा। तो दोस्तों जो आपका लोन रीपेमेंट होता है या डेट रीपेमेंट होता है वो आपका 20% के अंदर से पे करना चाहिए। तो यहाँ से आपको एक और चीज सीखने को मिलती है कि आपका जो ईएमआई होता है वो कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए कि आपके पूरे पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग को पूरे तरीके से खराब कर दे। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको पर्सनल फाइनेंस मैनेज करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों जो हम आज का वीडियो लेके आए थे प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए लेके आए थे। हमारा एक मोटिव था कि इस वीकेंड पे आपको एक ऐसा पर्सनल फाइनेंस के बारे में कुछ ना कुछ बताया जाए, इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स बताए जाएं ताकि आप एक अच्छे से बैठ के स्टडी कर सकें और अपनी इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके एक अच्छे स्टॉक चूज करके, एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करके और अच्छे डेट इंस्ट्रूमेंट चूज करके एक अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकें ताकि आप एक अच्छी रिटर्न बनाएं। अगर आप एक अच्छी रिटर्न बनाएंगे तो आपका फ्यूचर अच्छा और सिक्योर रहेगा। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए, जिसके लिए आपको टाइम टू टाइम स्टडी करते रहना पड़ेगा और ट्राई करते रहें कि हमारी वीडियोस को देखते रहें और हमारी वीडियो को कभी भी मिस ना करें। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि मैं आने वाले टाइम में कौन से टॉपिक पर वीडियो करनी चाहिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग।